तो बच्चे आएंगे क्या? देखो चलो एक काम करो, इसकी रिकॉर्डिंग करने से कोई मतलब नहीं है, चलो कर ही लेते हैं, चलने दो, करिए स्टार्ट। चलो बेटा, चलो फटाफट बोलो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट? अपने कहाँ से थे? 26 से थे क्या? 26 से था ना स्टार्ट, 25 तो कोऑर्डिनेशन है। चलो आगे बोलो, 26 के बाद 27। चलो इस पेज में कोई डाउट है क्या जतिन? 27 से लेकर 33 तक ऐसे देखेगा तो इतना टाइम लगता है देखने में? बावड़े तेरे डाउट के तूने क्रॉस नहीं मार रखा, क्या डाउट है? हाँ 31 में क्या बोल रहा है बेटा? द एज लेंथ ऑफ बीसीसी यूनिट सेल इज 508 पिकोमीटर, देन द अप्रोक्स रेडियस ऑफ एटम। बेटा तुम्हें एज लेंथ दे रखी है, यानी ए की वैल्यू दे रखी है, बीसीसी के लिए एटम की रेडियस पूछी, आर और ए का रिलेशन क्या होता है? आर इक्वल टू √3a/4। बात समझ में आई क्या? ए की वैल्यू दे रखी है, ये एज लेंथ क्या होता है? ए ही तो होता है अपना, तो ए की वैल्यू दे रखी है तो रेडियस क्या हो जाएगी? आर इक्वल टू √3a/4। क्लियर है? ए की वैल्यू पुट करेगा √3a/4 से, √3/4 से मल्टीप्लाई कर देगा ए को, आर की वैल्यू आ जाएगी। आगे बोलो 33 तक, नेक्स्ट पेज पे चलो 42 तक। 34 में चलो बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, टीवी क्या होता है बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, इसने पूरा लिख दिया THV, टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके अब हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। 37 में क्या बोला बेटा? नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस इन FCC लेटिस। अरे FCC में दो एटम के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? 2√2 कहां से होगी बेटा? अरे √2a तो क्या होता है? फेस डायगोनल होता है। फेस डायगोनल हमें पता है, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर एटम है, तो फेस डायगोनल होता है √2a। उस सुन तो सही, तो कहां जा रहा है बेटा? कौन सी हर कोई सी चीज याद कर रहा? सुन तो सही, वो तो कर रहा आर और ए का रिलेशन कर रहा है। सुन अच्छे से, नियरेस्ट डिस्टेंस पूछी है, उस कॉर्नर पे एटम है, इस कॉर्नर पे एटम है, इस फेस के सेंटर पर एटम है, तो नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? फेस डायगोनल कितना हो गया? √2a, और हाफ क्या हो गया? इस एटम और इस एटम के बीच की डिस्टेंस, दो एटम के बीच की नियरेस्ट होगी, तो क्या हो गया? √2a/2, यानी a/√2। क्वेश्चन को पढ़ते बेटा पहले मैंने क्या कहा, हमेशा ये सोचा करो कि उसने क्या दे रखा है। क्वेश्चन को तुम फील ही नहीं करोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा इसने क्या बोला है, क्या मुझे पूछा है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ते सोल्व करने लग जाओ, इससे अच्छा क्वेश्चन को पहले फील करो बेटा कि क्या बोलना चाहता है। आगे चलो 42 तक। अरे बेटा क्रॉस नहीं मार रखिएगा, कौन से गलत हो गए? 41, a solid compound AB has NaCl structure if the radius of anion is ये दे रखा, then the radius of cation। NaCl के लिए मैंने क्या लिखाया था बेटा? रेडियस रेशियो क्या होता है? 0.414। अरे NaCl में ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है नहीं होती? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, तो रेडियस क्या होता है? R+/R- कितना होता है? 0.414। तो हमें क्या दे रखा है? एनायन की रेडियस दे रखी है, कैटायन की रेडियस कैलकुलेट करनी है, ऐसा क्वेश्चन हमने कर भी रखा है। आगे चलो 50 तक, कोई डाउट? 50 तक 46 में देखते हैं बच्चों क्या दे रखा है। 46 में ये बोल रहा है बच्चों, देखो फ्रेंकल डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल इज ऑब्जर्व्ड व्हेन, एक क्रिस्टल में फ्रेंकल डिफेक्ट कब होता है? तो बच्चों देखो क्या कह सकते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट में, हमें पता है पहली बात तो फ्रेंकल डिफेक्ट में होता क्या है। फ्रेंकल डिफेक्ट नाम आ गया तो कम से कम बच्चे को पहले ये फील तो होना चाहिए ना, फ्रेंकल डिफेक्ट में होता क्या है। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है? आयन स्ट्रक्चर के बाहर जाते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर ही रहते हैं, अंदर रहते हैं। शाबाश, F4 फील्ड याद है ना, बहुत अच्छे। आयन आगे स्ट्रक्चर के अंदर ही रहेंगे। अब ऑप्शन चेक करो, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस, नो। डेंसिटी इंक्रीज तो कब होगी? जब बाहर से कोई आयन आएगा। समझ में आ गया? इसने क्या बोला है? अनइक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन मिसिंग फ्रॉम द लेटिस, ये तो शॉर्ट की में होता है। सम आयन लीव्स देयर नॉर्मल साइट एंड ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट, ये साफ साफ लिखा है बच्चों, बीच के स्पेस में आते नहीं आते? थर्ड होगा। फोर्थ देख लो, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन मिसिंग फ्रॉम द लेटिस, गलत है। ठीक है, चलो आगे बोलो। हो गया? चलो बेटा बहुत अच्छे। चलो क्या स्कोर हुआ जतिन? 14। इसके अपने 25 में 14 सही है, और कोऑर्डिनेशन के 5 सही है, बाकी गलत है। तो पहले जल्दी करके बैठ गया था, तुझे कहा था ना आराम से कर, टाइम कितना था तेरे पास? तो याद कब आएगा?
यही तो कह रहा हूँ, तो 2-3 बार एक बार करोगे तो कंफ्यूजन होगा बेटा, ठीक है। आगे टेस्ट में ध्यान रखना, क्लासेस के साथ साथ तो पढ़ना ही पढ़ना है, टेस्ट से पहले दिन पूरा रिवाइज करना है, और टेस्ट में आने से पहले मॉर्निंग जो होती है टेस्ट वाले दिन की, संडे की, उससे पहले सुबह उठ के वापस पूरा पेज पलटना है, किसमें क्या है, किसमें क्या, एफसीसी में ये है, बीसीसी में ये, इसमें ये, इसमें यही चीजें तो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती है। लास्ट में तुमने पेज पलटे, ये चीजें तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाती है, मैंने पढ़ सारा रखा है, मेन चीजों को पेज पलटने, खाली इसमें ये करना, इसमें ये करना, इसमें √2/4, इसमें ये बाई 4, इसमें ये बाई ऐसे करना, इसका हाफ करना, इसका डबल करना, यही चीज तो सिली मिस्टेक से बचाती है, ठीक है। तो आगे ध्यान रखना, आगे वाले पेपर में अच्छे से करना है, क्लियर है। तुम भी बेटा ये पेपर जो चैप्टर स्टार्ट किया अपना, उसको साथ साथ अच्छे से पढ़ते रहना, और तुम्हें जो बोला जाए यहाँ तक के क्वेश्चन सोल्व कर लेना। कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन बैंक तुम्हें मिल ही गया, सॉल्यूशन का मिल गया ना, तो क्वेश्चन बैंक जितना तुम्हें बोला जाए साथ साथ करते जाना है बच्चों, ताकि साथ साथ डाउट्स है डिस्कस करते जाना। कॉन्सेप्ट ऐसे ही बनते हैं बेटा, आप सोचोगे चैप्टर होने के बाद देखेंगे क्या होता है, टेस्ट के पहले दिन देखेंगे तो ऐसा ही होगा। जितना आप इफर्ट करोगे, जितना इनपुट दोगे, आउटपुट उतना ही आएगा। टेस्ट क्लास के साथ साथ पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक सोल्व करना है, जैसे टीचर ने बोला आज ही हो गया, इसके क्वेश्चन कर लेना, खत्म, और फिर रिवाइज करो 4 पेज जो आपको करवाए हैं, और उस पर जो 5-10 क्वेश्चन बेस्ड है वो कर लो। ऐसे करते करते चैप्टर खत्म होने के साथ साथ आपका क्वेश्चन बैंक पूरा सोल्व हो जाएगा, क्लियर है। जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ, जैसे पेपर के मैंने पूछ के बताया, वैसे ही पेपर क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे, जैसे लास्ट चैप्टर का किया था, तो उसमें सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाते हैं कि यहाँ मैं डबल कर रहा था, यहाँ हाफ कर रहा था, यहाँ मैं रूट कर रहा था, ऐसा नहीं करना, सर ने कहा ऐसे करना, वैसे करना, जो भी करना, समझ में आ गया। और फिर जैसे टेस्ट की अनाउंसमेंट हो जाए कि इतनी तारीख को टेस्ट है, ये आएगा, ये सिलेबस यहाँ से यहाँ तक, उसी दिन से एक्स्ट्रा टाइम लेकर रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। जितना टाइम तो पढ़ाई में देते हो, घर पे मान लो 8-10 घंटे देते हो, 10 घंटे देते हो, तो 5 घंटे तो करंट वालों को दो, और 5 घंटे जो टेस्ट का सिलेबस आ रहा है उसको रिवाइज करने में लग जाओ, क्लियर है। फिर टेस्ट से पहले दिन वापस, जैसे मान लो आज क्लास खत्म होगी, कल टेस्ट है, आज दोपहर को जाते ही वापस रात तक पूरा फटाफट तुम 2 बार रिवाइज कर चुके हो, तो फिर तीसरी बार में इतना जोर नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। क्लास के साथ कर लिया। जिस दिन टेस्ट का अनाउंसमेंट हुआ 4-5-6 दिन पहले, नॉर्मली 1 वीक पहले हम कर देते हैं, टेस्ट का अनाउंसमेंट हुआ उस दिन से रिवीजन स्टार्ट कर दिया, 4-5 दिन में वापस पूरा रिवीजन हो जाएगा। टेस्ट से पहले दिन तुम्हारी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, कुछ फोकस वैसे रहेगा कि मुझे पूरा सिलेबस करना है, स्पीड बढ़ेगी, पीछे पढ़ रखा तुमने, और फिर टेस्ट वाले दिन वापस तुम पेज पलट दोगे, 4 बार करके आओगे, तब जाके 80% बनते हैं बेटा। और सक्सेस का तरीका यही होता है, हम जितनी बार पढ़ेंगे, जितना टाइम पढ़ेंगे, उतना स्कोर बढ़ता जाएगा। हर बार रिवीजन से आपके 5-10% बढ़ते हैं, ध्यान रखना। समझ में आ गया। तो पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया बेटा, उसी को अप्लाई करते हुए आपको अच्छे से मेहनत करनी है, आगे वाले टेस्ट का स्कोर बहुत शानदार करना है, ठीक है। ध्यान रखना, जो भी डाउट्स है कॉपी में, क्वेश्चन बैंक में तुम्हें जो दे दिया उससे बाहर कुछ नहीं आना है। इस साल के क्वेश्चन है बेटा वो भी सीधे आने हैं एकदम, अभी भी आए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सॉलिड का क्वेश्चन करवाया था, नीट में क्या आया है, एचसीपी में टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वर्ड का नंबर कितना होता है। अरे सीधी सी बात है, एचसीपी में नंबर ऑफ एटम 6 होता है। टीवी मैंने कहा टी फॉर ट्वाइस, टीवी डबल होती है 12, और ओवी होती है इक्वल होती है, तो ओवी कितना होता है 6 होता है, 12 और 6 आंसर था, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा था, जो मैंने टेबल बनाई थी, जो ब्रेवाइस लेटिस होते हैं कितने में बीसीसी होता है, अपन ने क्या कहा था 32, 42, 111, याद है ना। स्टार्टिंग वाले में 3 होती है, एससीसी बीसीसी एफसीसी, 1 बीसीसी हो गई। दूसरे वाले में 32 2 होती है, एससीसी बीसीसी 2 बीसीसी होगी। फिर तीसरे में 4 होती है, शाबाश, एससीसी बीसीसी एफसीसी ईसीसी, बीसीसी एक और हो गई, ठीक है। तो 3 बीसीसी होगी, आंसर था बीसीसी, 3 होगी, 3 यूनिट सेल होगी, काम खत्म। बस यही तो क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें जो बताया बस उसी की चीजों को पूछता है। मैंने कहा अभी तक कॉपी से बाहर कुछ नहीं आएगा, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कॉपी से बाहर हो, लेकिन बस तुम्हें बार बार उस चीज को पढ़ना होता है। हर टेस्ट से पहले 3-4 बार, कम से कम 3 बार तो कॉपी रिवाइज होनी चाहिए चैप्टर की। उसके बाद जब भी रिवीजन करते हो, ऐसे करते करते पूरी साल में 8-10 बार तुम रिवीजन कर लेते हो, तब चीजें देखते ही याद आती है। ऐसी हम किसी रास्ते पे एक बार जाते हैं तो भूल सकते हैं कौन सी गली कहाँ थी, कौन सी शॉप कहाँ पे थी, लेकिन उसी वही बात है, बचपन से हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं, किसी रास्ते को 10 बार हम चले जाएं, आंख बंद करके बता सकते नहीं बता सकते, इतनी डिस्टेंस पे ये, इतनी डिस्टेंस पे ये तो शॉप है, बताते नहीं बताते। रिवीजन का भी वही होता है बेटा, 1 या 2 बार पढ़ के करोगे तो रिजल्ट 50% ही आएगा, सीधी सी बात है, समझ में आ गया। जबकि उस चीज को बार बार पढ़ के करोगे तो दिमाग में वो क्लिक हो जाएगी, सेट हो जाएगी, देखते क्वेश्चन दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा, ऐसा होगा क्योंकि तुम बार बार उस चीज की प्रैक्टिस कर चुके हो। समझ में आ गया, क्लियर है। सचिन का कॉन्फिडेंस लेवल हाई क्यों था, क्योंकि उसके टीचर्स बताते हैं जो आचरेकर पोस्ट थे उसके, कि जैसे 8 से लेकर 12 बजे तक मेरी एकेडमी बंद होती थी, बाकी उसके साथ के जो 4 प्लेयर और थे, क्रिकेटर थे, वो भाग जाते थे। विनोद कामली, संजय मांजरेकर, मनोज प्रभाकर एक और था, ये बोले बाकी तो भाग जाते थे। किसी को सोना होता था, किसी की थकान हो जाती थी, किसी को मूवी देखना, किसी को खाना, किसी को घर पे कोई काम होता था, लेकिन सचिन वहीं प्रैक्टिस करता रहता था। जब मैं शाम को इवनिंग वॉक के लिए आता था 7-8 बजे तक, सचिन वापस वहीं पर प्रैक्टिस करता ही रहता था। उसका बड़ा भाई जो अजीत था, बोले वो अगर खाना लेके आ जाए दोपहर का तो खा लेता था, वरना उसे ये भी नहीं पता था, लगा ही रहता था।
तो मैंने पूछा सचिन तू अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? बोले सर आपने मुझे सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक 4 घंटे में जो सिखाया है मैं उसको 12 बजे से 8 बजे तक 8 घंटे प्रैक्टिस करूंगा। एक शॉट जो आपने बताया ऐसे खेलना है उसको मैं 1000 टाइम प्रैक्टिस करूंगा। इसीलिए वो सचिन सचिन था। समझ में आ गया? उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना जबरदस्त था क्योंकि हर शॉट की वो 1000 टाइम प्रैक्टिस कर चुके होते थे। और एक चीज को आपने 10 बार रिवाइज कर लिया है उसका गलत होने का कोई सवाल ही नहीं है बेटा। 1 या 2 बार करोगे कंफ्यूजन होगा ही होगा, जैसे बाकी प्लेयर्स में होता है। होता नहीं होता? बात समझ में आ गई क्या? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। ये सक्सेस का एक बेसिक मेथड मैंने आपको बताया है। जितनी बार रिवाइज करोगे, जितना सीखने की कोशिश करोगे अपनी तरफ से, उतना ही अच्छा स्कोर होता जाएगा। ठीक है? आगे वाले टेस्टों में थोड़ा सा ध्यान रखना है, गलतियां करके ही सीखोगे। लेकिन अब आप 12th में हो, ऐसा आपके पास मौका नहीं मिलेगा कि 11th की गलतियों को आप रिपीट करो। 11th तक जो गलतियां हुई है उसको आप सुधार सकते हो बेटा। ठीक है? अब जो गलती हुई उसको सुधारने के लिए 1 साल और खराब करना पड़ जाएगा 12th के बाद। आ गया समझ में? उसमें भी कोई शोर नहीं है, सुधर ही जाएगी क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो वही बात है, आपके पास वही बात है, 2 बॉल पे छक्का मारना है। तो ऐसा नहीं कि पहली बॉल को जानबूझ के निकाल दो, अगली पे क्या पता लगे नहीं लगे। समझ में आ रहा है? वही बात है। आपके लिए सिलेक्शन का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है 12th, और 12th के बाद सिलेक्शन तो करवाना ही है। तो 12th के बाद ट्राई करके क्या फायदा? 12th के साथ ही निकल जाए तो वही बात है, क्या पता अगले साल हो या नो। समझ में आ रहा है? वही बात है, तुम्हें 2 बॉल पे 1 6 मारना है तो मारना तो पहली पे मार दो ना। समझ में आ रहा है? ताकि लास्ट बॉल पे डिप्रेशन आए ही ना। और जैसे लास्ट बॉल पे डिप्रेशन आता है कि 1 बॉल खाली निकल गई, अब अगर ये बॉल खाली निकल जाएगी तो क्या होगा? समझ में आ गया? सेम वही केस है बेटा। 11th तक आपने अच्छा पढ़ा बुरा पढ़ा इसका कोई मैटर नहीं है, 12th में कैसा पढ़ते हो वो इंपॉर्टेंट है। 12th गलती से अगर खराब हो गया, आपका किसी भी वजह से आपने लापरवाही दिखाई है, ढीले चले हो, उसकी वजह से आपका नेक्स्ट ईयर पे आपको डिप्रेशन हावी हो जाएगा कि मैंने सब चीज़ें पढ़ रखी है। 11th 12th का सिलेबस ही तो आपको पढ़ना है, उसी सिलेबस को बार बार पढ़ोगे कि टीचर ने लास्ट ईयर भी ये कहा था कि टेट्राहेड्रल ट्वाइस होती है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड इक्वल होती है। लास्ट ईयर भी ट्वाइस इक्वल थी, इसमें चेंज किया है। चेंज तुम्हें पता होना चाहिए चेंज क्या है। डिफरेंस तब आएगा, तो वही बात है, जब तुम उस चीज़ को मेंटेन कर सको। और अगली साल वापस उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ना बोर कर देता है बच्चों। कितनी अच्छी मूवी हो उसको वही बात है 2-4 बार से ज़्यादा देख सकते हैं क्या? सेम वही बात है, स्टोरी वही है, एक्टर एक्ट्रेस वही है, सब कुछ वही है, बात वही आ जाएगी, मैटर वही है, क्वेश्चंस वही है, सॉल्यूशन वही है, चैप्टर वही है, कंटेंट वही है, हेडिंग वही है, नया क्या है? समझ में आ गया? ऐसी कंडीशन आने मत दो कि हम अपने पढ़ाई से बोर हो जाए। इसको इंटरेस्टिंग बनाए रखो, इस 1 साल में पूरी जी जान झोंक दो बेटा। ठीक है? जो होगा अच्छा होगा। 12th के साथ ही मुझे खुद पे इतना हार्डवर्क करना है कि मैं खुद पे प्राउड के साथ कह सकूँ कि हाँ मैं 12th के साथ आई एम ए डॉक्टर और इंजीनियर। बात समझ में आ गई क्या? एक दीवार का एग्जाम्पल हम लेते हैं बेटा। दीवार में मान लो कोई ब्रिक ईंट गलत लग गई, अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो क्या करेंगे उसी टाइम उस ईंट को, अगर हम अलर्ट है उसी टाइम उस ईंट को उतार के सही लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। इसका मतलब पूरी मेहनत वेस्ट नहीं होगी, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी, लेकिन कम से कम जो गलती थी वो कवर तो कर ली ना। लेकिन पूरी दीवार बना दी, हम लापरवाही में ईंट रखते जा रहे हैं, एक ऐसे रख दी, एक ऐसे रख दी, एक ऐसे रख दी, कैसे ऐसे वैसे हर कैसे रख दी। लेकिन उसके बाद अगर हमको होश आया कि यार ये तो ये क्या बन गया, ठीक है, मैंने सोचा ही नहीं था ऐसी भयंकर आर्किटेक्चर में हूँ, इतनी खतरनाक स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब आपके पास जब बिगड़ गया उसके आपके पास ऑप्शन क्या है? या तो उस दीवार को दोबारा तोड़ के दोबारा बनाओ, दोबारा पैसा लगेगा, एनर्जी लगेगी, टाइम लगेगा, यस और नो? सेम केस आप पर है बच्चों। आपके जो मैंने एक एक ब्रिक मैंने बोला है, यह आपका पर डे का हार्डवर्क है। समझ में आ गया? आज मुझसे क्या गलती हुई है, आज के टेस्ट पेपर में मुझसे क्या गलती हुई है, इसको अभी सुधार लोगे तो पूरा वापस 1 साल और 1 साल का पैसा, एनर्जी, ये सब खराब करना नहीं पड़ेगा आज। या फिर जैसे मैंने कहा, या तो आपको दीवार दोबारा बनानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, या फिर छोड़ ही देना पड़ेगा कि मुझे नहीं बनानी। सेम वही बात है। अगर आपने फिर भी 12th के बाद भी सोचा कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना ही बनना है, तो या तो 1 साल फिर से खराब करनी पड़ेगी, या फिर अपना ड्रीम छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? डिपेंड आप पे करता है। इससे अच्छा ये जो टाइम है पर डे का, आज ही कर लो बेटा, आज ही इसको सुधार लोगे तो ये गलतियां नहीं होगी। एक छोटा सा एग्जांपल दिया, सबसे बेस्ट एग्जांपल अपनी जनरल लाइफ का। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, एक एक टेस्ट आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा पता ही नहीं चलता। ठीक है? आज जो बच्चे जो टेस्टों में आज देखा, कल के पेपर में कोई बच्चा कह रहा है मेरे इतने परसेंट है, कोई कह रहा है इतने परसेंट है। उनके इतने परसेंट क्यों है? क्योंकि उन्होंने कोचिंगों में भी जी जान लगाई है बेटा। ऐसा है क्या कोचिंगों में 10-10% बन रहे, वहां पे उन्होंने 90% बना दिया, ऐसा है क्या? परफॉर्मेंस हमेशा स्टार्ट होती है छोटे लेवल से। तो धोनी वाली मूवी नहीं देखी क्या? माही मार रहा है, माही मार रहा है, माही मार रहा है। माही ने पहले स्कूल में मारना स्टार्ट किया था, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में मारना स्टार्ट किया, फिर स्टेट लेवल पे मारना स्टार्ट किया, फिर नेशनल लेवल पे मारना स्टार्ट किया, और फिर इंटरनेशनल लेवल पे मारना स्टार्ट किया। समझ में आ गया?
माही अगर स्कूलिंग लेवल पे मारना स्टार्ट नहीं करता तो इंटरनेशनल लेवल पे मार पाता है क्या? सिंपल सा एग्जांपल है। बात समझ में आई क्या? अगर हम अपनी क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं तो नो डाउट हम जहाँ रहते हैं पूरे सिटी में या फिर आसपास की सोसाइटी में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अपने सिटी में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं तो नो डाउट हमारे डिस्ट्रिक्ट के टॉपर्स में हमारा नाम आएगा। डिस्ट्रिक्ट के टॉपर्स में नाम आएगा तब कोई चांसेस है स्टेट के टॉपर में नाम आए। स्टेट के टॉपर में नाम आए तब जरूर सोच सकते हैं कि नेशनल लेवल पे हमारे टॉपर्स में नाम आए। लेकिन वो कब होगा? जब तुम तुम्हारी क्लास के लेवल पे तुम्हें अच्छा स्कोर करने की कैपेसिटी रखते हो। समझ में आ गया? क्लियर है? और कमियां सब में होती है, बस उसको इम्प्रूव करने वाला होना चाहिए बच्चों। कोई कैसे करता, कोई कैसे करता, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी, अपना अपना तरीका होता है। लेकिन ध्यान रखना हमारी कमजोरी हमें खुद दूर करनी पड़ती है। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जो आपकी पर डे की कमी है, कुछ भी हो सकती है, सबका अपना अपना लेवल होता है, ऊपर वाले ने सबको अलग अलग बनाया। लेकिन मेरे पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मुझे हार्ड वर्क करना है। इतना तो आपको आइडिया लग ही गया कि क्लास में ऐसे पढ़ने से मेरा फोकस ऐसा था, घर पे मैंने इतना हार्ड वर्क किया, इस वजह से मेरा मान लो 50% स्कोर हुआ। इससे अच्छा मुझे अगर 60% स्कोर करना है, 50 को 60 में कन्वर्ट करना है, तो क्लास में पढ़ने का तरीका और घर पे पढ़ने का तरीका मुझे 10% इंप्रूव करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अरे 10% अपना इंप्रूव करोगे तभी तो बेटा 10% ज्यादा स्कोर बनेगा। अगर मान लो मैं कुछ एफर्ट करके इस टेबल से उस टेबल पे जंप करता हूँ, तो इतना मुझे पता चल गया कि मैंने कितनी ताकत लगाई थी यहाँ से वहां जंप करने में। अगर मुझे इस टेबल से डायरेक्टली उस टेबल पे जंप करना है तो सीधी सी बात है, पहले से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? समझ में आ गया? क्योंकि उतनी लगाऊंगा तो वहीं तक पहुंचूंगा मैं। सिंपल सा केस है बेटा। ठीक है, अगर तुम्हें इस स्टेज से ज्यादा स्कोर करना है तो नो डाउट इस 2-3 वीक में तुमने जितनी मेहनत की थी उससे ज्यादा मेहनत तुम्हें करनी ही पड़ेगी। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे से ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए बेटा। क्लियर? को डाउट? ठीक है, चलो बेटा आगे मस्त हो गया, अच्छे से करना है। और पर डे पे काम करो बेटा, छोटे लेवल पे हमेशा काम करना स्टार्ट करो। पर डे एक एक दिन करते करते कब बच्चों एक एक टेस्ट निकल जाएगा, कब एक एक टेस्ट करते करते पूरा सिलेबस निकल जाएगा, और कब पूरा सिलेबस होते होते आपको एग्जाम आ जाएगा, कब आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वो कब अच्छा होगा? जब पर डे अच्छा काम करते जाओगे। हर एक मजदूर है जो ताजमहल जिन्होंने बनाया, किसी भी ले लो, इन्होंने ऐसा तो है थोड़ी कि पूरा ताजमहल एक साथ बना दिया, 22 साल लगे, लेकिन पर डे उन्होंने अच्छा काम किया, अपना बेस्ट दिया, तभी तो ऐसे यूनिक स्ट्रक्चर बनी। समझ में आ रहा है? हर काम छोटे लेवल से स्टार्ट होता है। अगर तुम छोटे लेवल पे अच्छा अच्छा काम करते जा रहे हो तो बल्क में उसका आउटपुट अपने आप अच्छा आता है। समझ में आ रहा है? क्लियर बेटा? ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, जो कमी रही है उसको इंप्रूव करते जाओ, दूर करते जाओ। और ऐसे करते करते आपका सिलेबस होने के बाद जो आपके मेजर टेस्ट लगेंगे बेटा 100% सिलेबस के, उस तक आपको ये गलतियां रिपीट नहीं करनी है। आपका जो यूनिट वाइज टेस्ट होता है बेटा, माइनर होते हैं, वो आपको गलतियों को सुधार के देने का मौका है। आ गया समझ में? उसमें ध्यान रखना, इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, जी जान लगाते जाओ, सब अच्छा होगा। ठीक है बेटा? क्लियर है? ठीक है, चलो चलो बेटा आगे बात करते हैं। लास्ट लेक्चर जो मेरा था बच्चों, अपन डिस्कस करे थे, मुझे जहां तक याद है अपन बात करे थे मोलैलिटी क्या होती है, अपने मोलैलिटी के बारे में पढ़ा था। फिर अपन ने कहा था रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, स्मॉल एम एंड एक्स में रिलेशन, यही किया था ना? यस और नो? क्लियर बेटा? ठीक है बच्चों, चलो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखते हैं मोलैलिटी पर हमें कैसे पूछ सकता है। क्वेश्चन लिखो, लिखो कैलकुलेट, 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 calculate the molality, calculate the molality of aqueous solution of urea, calculate the molality of aqueous solution of urea, calculate the molality of aqueous solution of urea, calculate the molality of aqueous solution of urea. If mole fraction of urea, if a mole fraction of urea is 0.2 in solution, बोर्ड पे डाटा लिखा बेटा, कंफर्म कर लेना। If a mole fraction of urea is 0.2 in solution, if a mole fraction of urea is 0.2 in solution, mole fraction of urea is 0.2 in solution. क्लियर है? अब मैं क्या कहता हूं, तो सबसे पहले क्वेश्चन को फील करो कि बोलना क्या चाहता है। क्लियर है? क्वेश्चन को पढ़ा है, आप इसको पार्ट्स में पढ़ो। इसने बोला क्या है कि
कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यानी यूरिया के एक्वस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कैलकुलेट करो। पीछे छोड़ो, पेज पलटना, मैं जो बोल रहा हूं उस पर फोकस करो। क्या बोला इसने? कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यानी यूरिया के एक्वस सॉल्यूशन की मोलैलिटी मुझे पूछी है। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज 0.2, अगर यूरिया की मोल फ्रैक्शन इतनी है। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, तो बच्चों जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करो, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में आपको अपने आप आंसर तक छोड़ देगा। बेटा बोलना क्या चाहता है आपको हिंट जरूर मिलेगा। इसका मतलब यूरिया की मोल फ्रैक्शन इसने कितनी बोली है? 0.2 बोली है। क्लियर है? एक बात ध्यान रखना बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने के लिए, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। जिस कंपाउंड का नाम दिया जाए ध्यान रखना वो सॉल्यूट होता है। क्या कहा? जिस कंपाउंड का नाम दे वो क्या होता है? सॉल्यूट होता है। बेटा एक्वस सॉल्यूशन बोल दिया, एक्वस मतलब क्या होता है? वाटर। इसका मतलब यूरिया को किस में डिसोल्व किया है? वाटर में डिसोल्व किया है। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, यानी इसका मतलब मुझे क्या दे रखा है? इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज 0.2, इसका मतलब जैसे बोल रहा है वैसे कैलकुलेट करें बच्चों। एक्स यूरिया कितना दे रखा है? 0.2। वैसे तो जो हमने फॉर्मूला लिखा था बच्चों उससे भी हम वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, सीधा फॉर्मूला रट के हमें नहीं करना है बच्चों। फॉर्मूला अगर कंफ्यूजन हो जाएगा तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इससे अच्छा हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा उसी की मेथड के अकॉर्डिंग हमें करना है, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है? कैसे? जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। एक्स यूरिया इक्वल टू 0.2, यानी यूरिया की मोल फ्रैक्शन 0.2 इसने दे रखी है। अब हमने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझ रखा है कि एक्स यूरिया का मतलब क्या है? यूरिया की मोल फ्रैक्शन 0.2 है। इसका मतलब 1 मोल मिक्सर में यूरिया के मोल कितने बेटा? 0.2 मोल है। इसका मतलब क्या लिखेंगे? एन यूरिया, एन यूरिया इक्वल टू कितना हो गया? 0.2 हो गया। क्लियर है? इसका मतलब 1 मोल मिक्सर में यूरिया के मोल अगर 0.2 है तो बाकी बचे हुए मोल किसके हो जाएंगे? अरे वाटर के हो जाएंगे। एक सॉल्यूशन मतलब यूरिया के साथ वाटर है। इसका मतलब क्या लिखेंगे? एन यूरिया इतना है तो NH2 क्या होगा बेटा? 1 माइनस 0.2 मतलब कितना हो जाएगा? 0.8। क्या कहा मैंने? क्या कहा था? कंसंट्रेशन टर्म का क्वेश्चन हो तो पहले मुझे ये देखो क्या मुझे दे रखा है, फिर देखना क्या मुझे पूछा है। क्लियर है? मुझे जो दे रखा था उससे मुझे पता चल गया ये बराबर इतना है, ये बराबर इतना है। क्लियर है? अब देखो मुझे क्या पूछा है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट देखो बेटा, मोलैलिटी क्या होता है बच्चों? N1 अपॉन W2 ग्राम मल्टीप्लाई क्या करना है बच्चों? 1000। यस और नो? नॉर्मली वेट को बच्चों क्या करते हैं? ग्राम में यूज करते हैं। क्लियर है? इसका मतलब मुझे मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? सॉल्यूट के मोल चाहिए जो यूरिया है। यस और नो? तो यूरिया के मोल मेरे पास है या नहीं है? है बच्चों। अपोन में मुझे क्या चाहिए? W2। अरे W2 ही तो चाहिए बच्चों। सॉल्वेंट आता है इसमें W2। यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। जब मेरे पास वाटर के मोल आ गए तो इससे मेरे पास वेट आ सकता है नहीं आ सकता? आ सकता है बेटा। मोल वाला जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है क्या? N बराबर क्या होता है? W अपॉन MW। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल को अगर मैं MW से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वेट आएगा नहीं आएगा? आएगा बच्चों। तो यहां से अगर मैं बात करूं वाटर का वेट अगर कैलकुलेट करें तो वाटर के मोल कितने बेटा? 0.8 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 18। अरे मोलर मास 18 होता है बच्चों इसका। ठीक है, तो इसको अगर करें 18 मल्टीप्लाई कितना करें? 8 को 8 से करें कितना आता है? 64। क्लियर है? 8 को 1 से करें 8 और 6 ऐड कर दो कितना हो गया? 14। क्लियर है? और एक डेसिमल लगा दो बेटा, ये मेरे पास क्या आ गया? सॉल्वेंट यानी वाटर का वेट आ गया। क्लियर है? अब इसमें वैल्यू पुट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ बच्चों। तो मोलैलिटी इक्वल टू देखो N1 कितना है बेटा? 0.2 मल्टीप्लाई क्या कर दो? 1000 अपॉन W2। W2 कितना है? 14.4। यस और नो? डेसिमल से बेटा डेसिमल जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। 0.2 ये कितना हो गया? 72। यस और नो? अब मैंने कहा बच्चों देखो फालतू एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के बजाय क्या कर सकते हो? चाणक्य नीति से अप्रोक्स मेथड से कर लेना। कैसे? तो मोलैलिटी ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? देखो अगर ये 70 होता, सपोज करो 72 की जो नियरेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर लो जो इजी हो। 70 होता तो 0 से 0 चला जाता, तो 100 अपॉन 7 होता। यस और नो? 100 को 7 से डिवाइड करो कितना आता? 14 टाइम। अरे 14 को 7 से करें 98 आता नहीं आता? तो अप्रोक्स क्या हो गया बच्चों? 14। यस और नो? अप्रोक्स आ गया। अब जो 14 के आसपास ऑप्शन है बच्चों 14 पॉइंट्स थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा वाला वो ऑप्शन अपना आ जाएगा। अगर कोई दोनों ऑप्शन पास पास है तो एग्जैक्ट करके देखना पड़ेगा, अदरवाइज ऑप्शन दूर दूर है तो अपने अप्रोक्स मेथड से आ ही जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 14 मोल पर किलोग्राम जो इसकी यूनिट है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो बस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलोगे, क्या दे रखा है क्या पूछा है आपस में कोरिलेट कर लो दोनों को। नोट करो बेटा।
चलिए बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शानदार क्वेश्चन करते हैं। लिखो लिखो द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपाउंड, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपाउंड the mole fraction of a compound is 0.2. The mole fraction of a compound is 0.2 in x molal. The mole fraction of a compound is 0.2 in x molal solution of benzene. The mole fraction of a compound is 0.2 in a x molal solution of benzene. Then calculate the value of x. 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 चलिए बेटा, देखो बच्चों इसमें मजे की बात क्या है बच्चों, देखो समझने वाली बात क्या है। बच्चा क्या सोचेगा कि सर x की वैल्यू पूछी है और इसने चल के दे ही दिया कि मोल फ्रैक्शन कितनी है, 0.2 है, तो सर x इक्वल टू 0.2 आया नहीं आया। लेकिन मैंने क्या कहा बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है। क्लियर है? इसने क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपाउंड इज 0.2, किसी कंपाउंड की मोल फ्रैक्शन कितनी है, 0.2 है। क्लियर है? इन एक्स मोलल सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन, यानी कोई कंपाउंड है उसका सॉल्यूशन किसके साथ बनाया है, बेंजीन के साथ बनाया है। इसका मतलब बेंजीन यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना, यानी किसी कंपाउंड का बेंजीन के साथ सॉल्यूशन बना दिया, पहले जो दे रखा वो सॉल्यूट होता है, इसका मतलब अब वाटर की जगह बेंजीन को काम में लिया है सॉल्वेंट की फॉर्म में। क्लियर है? तो क्या कहा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपाउंड इज 0.2 इन एक्स मोलल सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन। मैंने क्या कहा था, मोलल का मतलब क्या होता है, मोलेलिटी। इसका मतलब मोलेलिटी कितनी है, x है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब क्या कहेंगे बच्चों, जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड है मुझे नहीं पता, नहीं मुझे मतलब है, जरूरत पड़ी तो देखेंगे। पहले ये देखो क्या बोल रहा है, जैसे बोल रहा है जो मुझे गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ। क्लियर है? कैसे बेटा, यानी कंपाउंड की मोल फ्रैक्शन कितनी बोला है, 0.2 है, यस और नो। कंपाउंड की मोल फ्रैक्शन 0.2 है, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 1 मोल मिक्सचर में किसी कंपोनेंट के जो मोल होते हैं वही तो क्या होती है, मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब 1 मोल कंपोनेंट, 1 मोल मिक्सचर में कंपोनेंट के जो मोल होंगे वही उसकी मोल फ्रैक्शन है, या मोल फ्रैक्शन होगी वही उसके मोल होंगे, यस और नो। इसका मतलब कंपाउंड की मोल फ्रैक्शन 0.2 है, इसका मतलब इनडायरेक्टली मेरे पास ये क्या आ गया बच्चों, अरे कंपाउंड के मोल आ गए या नहीं आए, यस और नो। इसका मतलब उस कंपाउंड और बेंजीन का जो सॉल्यूशन था उसमें कंपाउंड के मोल 0.2 है, तो बाकी बचे हुए किसके होंगे, अरे बाकी बचे हुए बेंजीन के होंगे बच्चों 0.8 बिल्कुल। तो क्या करेंगे, एन बेंजीन, इसका मतलब एन बेंजीन, बेंजीन के मोल कितने हो जाएंगे बेटा, 1 माइनस 0.2 मतलब कितना आ गया, 0.8 आ गया, यस और नो। क्लियर है बेटा? ठीक है, मेरा अगला काम क्या है, मुझे जो दे रखा था ये मुझे पता चल गया। क्लियर है? मुझे पूछा क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स क्या है बच्चों, अरे मोलेलिटी तो है बच्चों, मोलेलिटी है ना। तो क्या करेंगे, इसका मतलब मोलेलिटी क्या होता है, मोलेलिटी में मुझे चाहिए N1/W2 ग्राम में मल्टीप्लाई 1000, यस और नो चाहिए बेटा। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, N1 यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट के मोल, सॉल्यूट कौन है, वो कंपाउंड है जो बेंजीन में डिसोल्व है, यस और नो। कंपाउंड के मोल मेरे पास है या नहीं है। दूसरा मुझे क्या चाहिए, सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट यहाँ पर कौन है, बेंजीन है बेटा। इसका मतलब बेंजीन का वेट कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, जब बेंजीन का मोल मेरे पास आ गया तो वेट आ सकता नहीं आ सकता, अरे आ सकता है बच्चों। तो क्या लिखेंगे, हमें पता है N होता है वही W अपॉन MW, तो W क्या हो जाएगा बेटा, मोल मल्टीप्लाई बाई MW, यस और नो। क्लियर है? तो यहाँ से मैं बात करूं बेंजीन के वेट की, तो बेंजीन का वेट कितना हो जाएगा, मोल कितने बेटा, 0.8 मल्टीप्लाई बाई बेंजीन का मोलर मास होता है 78। ये आप जब बच्चों ट्राई करोगे, बेंजीन होता है C6H6, ये ध्यान रखना। किसी बच्चे को नहीं ध्यान आता तो बेंजीन लिखो, उसके ब्रैकेट में लिख सकते हो C6H6। क्लियर है? एक एक चीज मैंने आपको बता रखी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इवन नंबर है या नहीं है, इवन नंबर है 6, जस्ट डबल करोगे तो क्या हो गया, मास आ गया।
वेट आ गया बेटा, एक कार्बन का 12 हो गया, 6 कार्बन 12 हो गया, तो 6 का कितना हो गया, एक कार्बन एटम का मास है 12, तो 6 का कितना हो गया 72। क्लियर है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 हाइड्रोजन 1, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है मास, तो 6 का कितना हो गया 6 हो गया, 72 6 कितना हो गया 78। क्लियर है बेटा, जो मैंने तरीका बताया था उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको अगर बच्चों सोल्व करते हैं तो देखो 8 को 8 से करें तो कितना आ जाएगा 64। ठीक है बेटा, और 8 को 7 से करें कितना आ गया 56, 56 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 62। यस और नो, क्लियर है, और एक डेसिमल लगा दो बच्चों, इतना ग्राम आ गया नहीं आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो बच्चों अब बात करते हैं बेटा, इसमें वैल्यू पुट करें तो देखो कैसे करेंगे, एक्स मोलल सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन, इसका मतलब मोलैलिटी की वैल्यू कितनी है, समझ में आ गया। लैंग्वेज देखो बच्चों, तो क्या करूंगा x इक्वल टू मोलैलिटी की जगह x रख सकता हूं, नहीं रख सकता हूं, रख सकता हूं बेटा। सॉल्यूट के मोल मेरे पास कितने हैं 0.2 मल्टीप्लाई बाई ये क्या है 1000 अपॉन क्या W2 कितना हो गया 62.4। यस और नो, इस डेसिमल को बेटा इस उड़ा सकते हैं। क्लियर है, इसे अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा 312 आएगा नहीं आएगा, आएगा। अब देखो बच्चों 312 को अगर मैं 300 मानूं तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, अरे कैंसिल आउट होंगे नहीं होंगे, 10/3 बच गया, 10/3 कितना होता है 3.3। यस और नो, 3.3 होता नहीं होता, 10/3 बच गया 3.3, उससे थोड़ा कम कर दो क्योंकि 300 से ज्यादा है, तो इसको सोल्व करने पर ही आता है बेटा 3.2। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट, नोट करो बेटा। चलिए बेटा, तो एक काम करना बच्चों, क्वेश्चन बैंक में जाके मोलैलिटी तक जो भी क्वेश्चन मिले बेटा वो सॉल्व कर लेना। समझ में आ गया, क्लियर है, मोलैलिटी तक मैंने बोला है, इसके साथ में अगर मोलैरिटी नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो वो अभी मत करना, वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो स्टार्टिंग के हमने 6 पढ़े बेटा, 6 हो गए ना, मास, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, पीपीएम कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी, 6 पढ़े बेटा। 6 तक के जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेना। क्लियर है, अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट के दो जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं पर मिलते हैं बेटा, न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा काम भी यही आते हैं। नंबर 7 लिखो बच्चों, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी कैपिटल एम, लिख लिया बेटा। बच्चों देखो क्या होती है मोलैरिटी, पहली बात तो मैंने क्या कहा था बच्चों, देखो वर्डिंग का थोड़ा सा कंफ्यूजन ध्यान रखना।
वो होता है मोलेलिटी। मैंने कहा लिटी, लिटी मतलब एल, एल आ रहा ना, लिटिल, लिटिल आ गया समझ में। वो छोटा एम, ये क्या है बच्चों, कैपिटल एम। समझ में आ रहा है, क्लियर है। मोलेरिटी। एक बात मैंने और कही थी कि आगे के सभी कंसंट्रेशन लास्ट के जो 4 होते हैं 1 के रेस्पेक्ट में फिक्स करते हैं बच्चों। बात समझ में आई क्या। और एक चीज और ध्यान रखना, लास्ट के जो 3 कंसंट्रेशन टर्म है लास्ट में सभी में सॉल्यूशन 1 लीटर होता है। सॉल्यूशन कितना आता है, 1 लीटर आता है। बस डिफरेंस किस में आता है, सॉल्यूट की वैल्यू में आता है। कैसे बच्चों, इसमें क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बात समझ में आई क्या, क्या कहा, द नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ए 1 लीटर सॉल्यूशन कॉल्ड एज ए मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के मोल होते हैं वही उसकी क्या बोली जाती है, मोलरिटी बोली जाती है बच्चों। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं बेटा, समझना। मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल कितने हैं, इसका मतलब मुझे सॉल्यूट को किसकी टर्म में लेना है, मोल की टर्म में। और सॉल्यूट को मोल की टर्म में कैसे लेता हूं मैं, N1, यस और नो। 1 लीटर सॉल्यूशन अपॉन में सॉल्यूशन, लीटर बोला मतलब वॉल्यूम है या नहीं है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है तो ओनली वी लिखेंगे, यस और नो। क्लियर है बेटा, ठीक है। और मोल को हम क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्लियर है, मोल सॉल्यूट के हैं तो वेट और मोलर मास भी किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। और बाय द वे ये मान लो अगर हमें ml में दे रखा है तो मल्टीप्लाई क्या करूंगा मैं, 1000, यस और नो। अरे बात समझ में आई क्या, मैंने क्या कहा था, अगर लीटर को ml में दे, किलोग्राम को ग्राम में लिखे, तो अपोजिट साइड में आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। अपोजिट साइड बोला है, अगर v लीटर अपोन में है तो इसके अपोजिट यानी ऊपर की साइड में आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आ गया। किलो जैसे उसमें इसमें मोलरिटी वाले में अपन ने किया था, किलोग्राम को ग्राम में लिखा तो क्या किया था, 1000 से मल्टीप्लाई किया, नहीं किया। वैसे ही किलोग्राम को ग्राम में करो, लीटर को ml में करो, तो अपोजिट साइड में 1000 से मल्टीप्लाई करना बेटा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। और अगर बात करें, मैंने क्या कहा था, फॉर्मूले के साथ साथ जरूरी है बच्चों समझना, क्योंकि आपको पूरी लैंग्वेज नहीं देगा, आपको सिर्फ कुछ वर्ड, एक वर्ड देगा या एक सिंबल देगा। कैसे, 2m, 2 कैपिटल M बोल दिया, मतलब किसकी बात कर रहा है, मोलरिटी की बात कर रहा है। और मैंने आपको ये भी हिंट बता रखा है क्या, कि मोले कोई सा भी कंसंट्रेशन टर्म हो, कोई सा भी कंसंट्रेशन टर्म हो बच्चों, उसके साथ जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसकी होती है, अरे किसकी होती है, सॉल्यूट की होती है बेटा। बात समझ में आई क्या। और सॉल्यूट की मोलरिटी में सॉल्यूट को किसकी टर्म में लेते हैं, मोल की टर्म में, यस और नो। तो बस इसकी क्या बोल देंगे बच्चों, इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल कितने हैं, 2 मोल है। समझ में आ गया, क्लियर है। इसका मतलब सॉल्यूट के मोल N1 कितना हो गया, 2 हो गया। 1 लीटर सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, 1 लीटर, या फिर क्या करूंगा मैं, 1000 ml। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, ठीक है बच्चों। एक चीज और ध्यान रखना, बात करें अगर हम यूनिट की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या कहा, यूनिट हमेशा डिसाइड होगी फर्स्ट फॉर्मूले से। बात समझ में आई बेटा, यूनिट किससे डिसाइड होगी, फर्स्ट फॉर्मूले से। फर्स्ट फॉर्मूले में ऊपर आ रहा मोल, अपॉन में क्या आ रहा है, वॉल्यूम लीटर में, तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल बेटा मोल पर लीटर, या इसके नाम से बोला जाएगा, क्या बोलेंगे इसे, मोलर। कोई मोलर सॉल्यूशन है, मतलब किसकी बात कर रहा है ये, मोलरिटी की बात कर रहा है। समझ में आ गया, क्लियर है। और एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, क्या कई जगह यूज होगा, कंसंट्रेशन, एक्टिव मास, ये सब बोल देंगे बच्चों, वो सब किसकी वैल्यू होती है, मोलरिटी की वैल्यू होती है। बात समझ में आई, मैंने क्या कहा, कंसंट्रेशन बोल देगा, एक्टिव मास बोल देगा, इन सभी का मतलब क्या होता है, मोलरिटी ही होता है बच्चों। क्लियर है, ठीक है। ये आपको 2 लाइन में लिखा दूंगा कि कंसंट्रेशन और एक्टिव मास ये सब क्या है, मोलरिटी को ही बोला जाता है। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, हमने मोलरिटी के लिए क्या लिखा, देखो इसका मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं। जैसे मैंने कहा मोलरिटी नॉर्मेलिटी पर बच्चों सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर मिलेंगे आपको। इसका मतलब इसको डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं अलग अलग टाइप से, तभी तो ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सीधा एक फॉर्मूला होता तो 1-2 क्वेश्चन बन जाते, लेकिन इसको कई सारी फॉर्म्स में लिखा जाता है, घुमा फिरा के कैसे लिखा जाता है समझना बच्चों। मोलरिटी का फॉर्मूला अपने पास क्या आया बच्चों, N1/V लीटर, या फिर अपने पास क्या आया, N1/V ml मल्टीप्लाई बाई 1000, यस और नो, क्लियर है। अगर देखो बच्चों मोलरिटी को वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो तो मोल आएगा नहीं आएगा, यस और नो, M/V लीटर, क्लियर है, ठीक है। और बाय द वे अगर वॉल्यूम अगर ml में है तो ये ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम लीटर में है या ml में है तो ये ध्यान रखना, क्या नंबर ऑफ है, ये तो क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। ये किसका नंबर है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है।
और अगर वॉल्यूम ml में है तो ये ध्यान रखना क्या, नंबर ऑफ मिलीमोल्स, क्या कहा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ ए सॉल्यूट है, सॉल्यूट के मिलीमोल का नंबर है ये, समझ में आ गया, यस और नो, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर है बेटा। ये ध्यान रखना। बच्चा कहेगा सर 1000 कहाँ गया, 1000 तो बेटा क्या हुआ, इसके साथ 1000 से मल्टीप्लाई किया तभी तो ये ml में आया। अरे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml है तो होता ही नहीं होता, ठीक है। तो 1 लीटर में 1000 मिलीमोल, तो सीधी सी बात है 1000 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई है तभी तो मोल से मिलीमोल आए, समझ में आ गया। अगर आपको लीटर को ml में दे दिया इसका मतलब इतने ऑलरेडी 1000 से मल्टीप्लाई करके दे रखा है हमें, समझ में आ रहा है, क्लियर है बेटा। तो ध्यान रखना, अगर आपको नो डाउट मोल और वॉल्यूम दिया जाए तो क्या करते हैं, मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसका अपोजिट कर दे, मोलरिटी वॉल्यूम दे दे, उससे हमारे पास मोल भी आ सकते हैं, समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, क्या, नॉर्मली अगर अपन बात करें टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, अपन ने कहा था टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, याद है ना। ये बताओ ये जो कंसंट्रेशन टर्म है टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, क्यों बेटा, बस बहुत अच्छे बेटा। इसमें वॉल्यूम इंक्लूड है या नहीं है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर का इफेक्ट किस पर आएगा, वॉल्यूम पर, इसमें वॉल्यूम इंक्लूड है तो इसकी वजह से हमें पता है इनडायरेक्टली कंसंट्रेशन टर्म पर भी डिफेक्ट आएगा, नहीं इफेक्ट आएगा बच्चों, सीधी सी बात है। देखो ये तो ठीक है कि सर टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन इससे थोड़ा आगे बढ़कर बच्चे से पूछ लेगा टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ये बताओ मोलरिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, क्यों, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बस ऐसे दिमाग चलाते रहो, बोलते ही क्या होगा, बस बहुत अच्छे बेटा। यहाँ पर एक लाइन लिखाऊंगा क्या, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या, मोलरिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, शाबाश। तो क्या कहेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मोलरिटी डिक्रीज होगी। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो सीधी सी बात है बच्चों, हमें पता है, देखो पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, यस और नो। यहां से मैं क्या कह सकता हूं बेटा, वी प्रोपोर्शनल टू टी है या नहीं है, अरे यस और नो, वी प्रोपोर्शनल टू टी, मैंने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद है ना। अरे ये दोनों बराबर में आ रहे हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सेम सेम, क्लियर है, सेम सेम मतलब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, यस और नो। और मोलरिटी का फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा है बेटा, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन वी, यस और नो। इसका मतलब मोलरिटी को वॉल्यूम से मैं कंपेयर करूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है या नहीं है, यस और नो। इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज, ये लो वॉल्यूम इंक्रीज कर दो तो ये इनवर्स है तो मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी बेटा, क्लियर है। इसका मतलब शॉर्ट में मैं क्या लिखूं, टेम्परेचर इंक्रीज तो इसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज, और वॉल्यूम इंक्रीज तो बेचारी मोलरिटी डिक्रीज होगी, समझ में आ गया, वो डाउट यहां तक, छाप दो बेटा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, the number of moles of solute, the number of moles of solute, the number of moles of solute in the number of moles of solute in 1 liter solution, the number of moles of solute in 1 liter solution called as molarity of solution, called as molarity of solution, the number of moles of solute in 1 liter solution called as molarity of solution, क्लियर है। चलो अभी काम ऐसा ऐसा छाप दो, जहां मैंने एक लाइन दो लाइन लिखा हुआ ऐसा ऐसा लिख देना।
चलिए बेटा नोट। चलिए चलो बेटा, यहाँ पे 2 लाइन छोड़ी हो हमने, लिखो लिखो। द मीन्स ऑफ कंसंट्रेशन, द मीन्स ऑफ मतलब द मीन्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड एक्टिव मास, the means of concentration and active mass, the means of concentration and active mass generally taken by molarity, the means of concentration and active mass generally taken by molarity, generally taken by molarity। नोट तो कर लिया ना पूरा, जान दे बेटा जतिन, पूरा नोट कर लिया। The means of active mass and concentration generally taken by molarity, क्लियर है? ठीक है, यहां पे जो बड़ा एक लाइन छोड़ी दी है, लिखो। With increasing in temperature, with increasing in temperature, with increasing in temperature, with increasing in temperature, with increasing in temperature molarity decreases, with increasing in temperature molarity decreases, with increasing in temperature molarity decreases। रीजन क्या है बेटा, मैंने लिखा दिया पूरा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलरिटी डिक्रीज होगा, इनडायरेक्टली मैंने सारा लिखा दिया। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? चलो बेटा आगे बात करते हैं। आगे देखो, समझना। एक कंडीशन आपको क्या देगा, इफ कंसंट्रेशन इज गिवन इन ग्राम पर ml, मैंने क्या कहा, कंसंट्रेशन आपको किस में दी जाए, ग्राम पर ml में दी जाए बच्चों। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर अब कैसे करना है, तो बेटा देखो समझना। मोलरिटी का फॉर्मूला जो हमने लिखा है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N1/V लीटर, यस और नो। ग्राम पर ml, ग्राम पर ml यानी ऊपर ग्राम नीचे ml में वॉल्यूम होना चाहिए। वो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा बेटा, ऊपर ग्राम कैसे आएगा, W/mW, यस और नो। अरे आता नहीं आता, W/mW, और V लीटर को अगर मैं VmL बना दूं तो ऊपर क्या होगा बेटा, 1000, यस और नो। बात समझ में आ गई? अब देखो बच्चों, जो मुझे दे रखा उसकी यूनिट देखो, ऊपर ग्राम नीचे ml, यानी एक साथ ये वैल्यू दे दी। समझ में आ गया? क्लियर है? इसका मतलब ग्राम पर ml, ग्राम मतलब W की बात कर रहा है, अपॉन में ml मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो मुझे डायरेक्टली किसकी वैल्यू दे दी, W और W/V की वैल्यू डायरेक्टली दे दी है। समझ में आ गया? क्लियर है? तब आपको क्या करना है बच्चों, सीधा अप्लाई करना है। मोलरिटी इक्वल टू क्या हो गया, ग्राम पर ml कंसंट्रेशन जो आपको दिया जाए, बाकी क्या बच गया देखो, डॉट डॉट वाले के अलावा, अरे 1000 है या नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 1000 और अपॉन में क्या हो गया, m1, यस और नो। क्लियर है बेटा? ठीक है। या फिर हमें क्या दे सकता है बच्चों, अगर ग्राम पर लीटर बोले तो क्या करेंगे, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन अपॉन में क्या कर दूंगा, m1 कर दूंगा, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम लीटर की बजाय ml में होगा तभी तो 1000 आता है। अगर मैं सीधा लीटर में लिख दूं तो कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई बाय 1000 आएगा क्या, नहीं आएगा बच्चों। क्लियर है? ये चीज जो मैंने बताई है आज भले ही काम नहीं आई, लेकिन एक तो मैंने कंसंट्रेशन एक्टिव मास वाला बोला है, एक ये ग्राम पर ml कंसंट्रेशन वाला बोला है। एक्टिव मास वाला केमिकल केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में भरा पड़ा पूरे में, एक्टिव मास एक्टिव मास एक्टिव मास, वही काम आएगा। और ये वाली जो चीज मैंने बताई है आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में बहुत काम आएगी। समझ में आ गया? आयनिक में बार बार काम आएगा, ग्राम पर ml में ये ऐसा वैसा, मतलब समझ आना इसका मतलब क्या है। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो बेटा एक चीज और ध्यान रखना, क्या अगर बाय द वे मैं क्या करूं बच्चों, क्या अगर मैं डाइल्यूट कर रहा हूं किसी सॉल्यूशन को मैं क्या कर रहा हूं बेटा, डाइल्यूट कर रहा हूं, तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर क्या होता है बच्चों, उसके मोल हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सॉल्यूट के मोल हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा प्रैक्टिकली समझो इस बात को। देखो बच्चों फिर मैं कॉन्सेप्ट से बताता हूं। हमने क्या लिखा है बच्चों, मोलरिटी क्या होती है, N/V होता है या नहीं होता है। पहली बात तो मैं डाइल्यूट कर रहा हूं, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होना, यस और नो। सॉल्वेंट ज्यादा कब होगा, जब मैं सॉल्वेंट यानी फिर वाटर और मिलाता जाऊंगा, यस और नो। अगर मैं डाइल्यूट करूंगा तो ये बताओ V इंक्रीज होगा या नहीं होगा,
और v इंक्रीज होगा तो m डिक्रीज होगा या नहीं होगा? तो ये बताओ, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा, दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो n की वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा बेटा। कैसे? प्रैक्टिकली इस बात को समझो। मान लो 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर था, उसमें मैंने मान लो सोल्यूट के 10 मोल मिला दिए। क्या कहा? 1 लीटर वाटर में सोल्यूट कितना मिला दिया? 10 मोल। अब मैंने क्या किया? सोल्यूट को डिस्टर्ब नहीं किया। डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट मिलाना। मैंने क्या किया? 1 लीटर वाटर और मिला दिया, तो वॉल्यूम भले ही 1+1 यानी 2 लीटर हो गया, तो हमें पता है सोल्यूट में कोई चेंजेस आया क्या? अरे उसको हमने डिस्टर्ब किया क्या? वो तो अभी भी क्या है? 10 मोल ही है। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या? अपॉन वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, नो डाउट। पहले जहां हम 1 से डिवाइड करे थे, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा कम आएगा नहीं आएगा? इस वजह से क्या कहेंगे बच्चों, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो नो डाउट मोलरिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो सॉल्यूट के मोल क्या रहेंगे बच्चों? कांस्टेंट रहेंगे। यस और नो? ये क्या रहेंगे बेटा? कांस्टेंट रहेंगे। कैसे रहेंगे? समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट आपको कई जगह काम में लेना बेटा। क्या आपको क्या बोलेगा? सॉल्यूट के मोल कांस्टेंट रहेंगे तो क्या लिखूंगा? n1 इक्वल टू n2, n1 इक्वल टू n2। इसका मतलब क्या है बच्चों? पहले वाले मोल इक्वल टू क्या है? बाद वाले मोल। समझ में आ गया? क्या है? पहले वाले मोल इक्वल टू बाद वाले मोल, क्योंकि डाइल्यूट करने के बाद मोल में कोई फर्क आ रहा है क्या? नहीं आ रहा बच्चों। प्रैक्टिकली मैंने बताया 1 लीटर वाटर से आपने 2 लीटर वाटर कर दिया, तो सोल्यूट आपने 10 मोल मिलाया तो वो 10 मोल ही रहेगा, उसमें कोई चेंज आएगा क्या? कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों। तो इसका मतलब मोल अगर इक्वल है, और मोल को मैं m इंटू वी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? पहले वाले मोल है तो मोलरिटी वॉल्यूम भी क्या आएगा? पहले वाला आएगा। क्लियर है? और अगर दूसरे वाले मोल है तो मोलरिटी और वॉल्यूम भी क्या आएगा? दूसरे वाला आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? बात समझ में आई क्या? यहाँ इनका मतलब क्या है बच्चों? इनका मतलब जरूर ध्यान होना चाहिए। n1 m1 एंड v1, इन तीनों का मतलब क्या है? मोल्स, मोलरिटी एंड वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन। समझ में आ गया? अरे डाइल्यूट करने से पहले के मोल, मोलरिटी और वॉल्यूम। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। और n2 m2 एंड v2, इनका मतलब क्या है बच्चों? डाइल्यूट करने के बाद के मोल, मोलरिटी और वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? पहले के मोल, मोलरिटी, वॉल्यूम अपॉन दूसरे के मोल, मोलरिटी और वॉल्यूम, यानी डाइल्यूट करने से पहले और डाइल्यूट करने के बाद। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? यस और नो? यहां तक को डाउट? क्लियर है? चलो बेटा, यहाँ पे आपको 2 लाइन छोड़नी है।
चलिए बेटा, चलिए क्या, चलो बेटा सबसे पहले ये लिखो, 2 लाइन जो यहाँ पे लिखी है लिखो। ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, during the dilution of solution, during the dilution of solution, during the dilution of solution, the number of moles of solute, during the dilution of solution, the number of moles of solute remains constant. During the dilution of solution, the number of moles of solute remains constant. During the dilution of solution, the number of moles of solute remains constant. सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो सॉल्यूट के मोल क्या रहेंगे बच्चों, कांस्टेंट रहेंगे। क्यों रहेंगे, मैंने रीजन पूरा बताया, समझ में आ गया। अब इनका मतलब लिखो बेटा नीचे, N1, M1 एंड V1 लिख लिए, लिखो मोल्स, मोल कोमा मोलरिटी एंड वॉल्यूम, मोल कोमा मोलरिटी एंड वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूट करने से पहले, ठीक है। मोल कोमा मोलरिटी एंड वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन लिख लिए। फिर लिखो N2, M2 एंड V2, मोल कोमा मोलरिटी एंड वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन यानी डाइल्यूट करने के बाद। समझ में आ गया बेटा, क्लियर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, क्या होता है कैसे होता है, समझ में आ गया, ठीक है। मोलरिटी अभी कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इससे और कंटिन्यू करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई क्या, यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना बेटा, कोई डाउट हो पूछना, क्लियर है, ओके बेटा, बाय।